क्या ऐसी कोई शिक्षा प्रणाली हो सकती है, सोचिए जरा, जहां कोई पारंपरिक टीचर ही ना हो, जहां बच्चे खुद ही एक दूसरे को सिखाएं और पूरी पढ़ाई मतलब केजी से मास्टर डिग्री तक सिर्फ 20 साल की उम्र में खत्म हो जाए। सुनने में किसी साइंस फिक्शन फिल्म जैसा लगता है ना? बिल्कुल, पहली बार सुनने में तो यकीन करना मुश्किल है। आज हमारे पास शिव नारायण का लिखा एक शोध पत्र है, पावर ऑफ तक्षशिला टीचर्स। और ये सिर्फ एक पेपर नहीं है, बल्कि शिक्षा के लिए एक क्रांतिकारी ब्लूप्रिंट जैसा है। ये एक ऐसी व्यवस्था का प्रस्ताव करता है जिसे ज्ञानपीठ लर्नोग्राफी कहा गया है, और ये हमारी पारंपरिक सोच को मतलब जड़ से चुनौती देती है। सही बात है। तो आज हम इसी की गहराइयों में उतरेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि ये सिस्टम है क्या ये वाकई प्रतिभाशाली है या फिर कुछ ज्यादा ही आदर्शवादी। चलिए देखते हैं। चलिए, तो सबसे पहला सवाल, ये रहस्यमयी तक्षशिला टीचर्स हैं कौन? हाँ, यही सवाल इस पूरे मॉडल का आप कह सकते हैं शुरुआती बिंदु है। राइट। देखिए, तक्षशिला टीचर वो नहीं हैं जिन्हें हम ब्लैक बोर्ड के सामने पढ़ाते हुए देखते हैं। इस पेपर के हिसाब से ये क्लास के ही सबसे तेज, सबसे काबिल छात्र हैं जिन्हें पहले से ट्रेन किया जाता है। प्री ट्रेन्ड लर्नर्स कहा गया है इन्हें। अच्छा, तो मतलब क्लास के टॉपर्स ही बाकी बच्चों को पढ़ाएंगे? पर इससे क्लास में एक नई तरह की मतलब एक भेदभाव या हायरार्की नहीं बन जाएगी? ये एक बहुत वाजिब सवाल है, लेकिन यहीं पर सबसे बड़ा फर्क है। यहाँ पढ़ाने का मतलब लेक्चर देना नहीं है। ये छात्र ज्ञान का प्रदर्शन करते हैं, उसे काम में ढालकर दिखाते हैं। प्रदर्शन? जैसे अगर कोई गणित का सवाल है तो वे उसे हल करके दिखाएंगे, न कि सिर्फ उसका सिद्धांत समझाएंगे। वो करके नेतृत्व करते हैं। एक तरह से वे बड़े शिक्षकों की जो विशेषज्ञता है उसे अपने एक्शन के जरिए बाकी छात्रों तक पहुंचाते हैं। ओह, अच्छा। तो वे सिखाने वाले से ज्यादा करके दिखाने वाले रोल मॉडल हैं। बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही पकड़ा। इसीलिए उन्हें यूनिवर्सल नॉलेज बिल्डर्स भी कहा गया है। वो सिर्फ जानकारी नहीं बांट रहे, वो क्लास के अंदर से ही ज्ञान बनाने की प्रक्रिया को लीड कर रहे हैं। ये आइडिया तो दिलचस्प है, लेकिन अगर ये छात्र ही सब कर रहे हैं तो पूरा क्लासरूम चलता कैसे होगा? मतलब कोई सिस्टम तो होगा। शायद यहीं पर ज्ञानपीठ लर्नोग्राफी की भूमिका की है। जी हाँ, बिल्कुल। ये पूरा सिस्टम ज्ञानपीठ लर्नोग्राफी पर आधारित है, जो पारंपरिक शिक्षा शास्त्र या जिसे हम पेडागोजी कहते हैं, उसके ठीक उलट काम करता है। उलट किस तरह से? देखिए, पारंपरिक पेडागोजी में क्या होता है, पहले आपको थ्योरी दी जाती है, कॉन्सेप्ट्स दिए जाते हैं, यानी संज्ञानात्मक ज्ञान। फिर आपसे उम्मीद की जाती है कि आप उसे लागू करें, जैसे कोई सवाल हल करना। वो हुआ मोटर ज्ञान। हाँ, यही तो होता है। लर्नोग्राफी इस क्रम को पलट देती है। पहले मोटर ज्ञान, फिर संज्ञानात्मक ज्ञान। आप सीधे साइकिल पर बैठते हैं, पेडल मारते हैं, शायद गिरते भी हैं, और फिर संतुलन बनाना सीखते हैं। ये है विशुद्ध मोटर ज्ञान। बाद में आपको खुद समझ आने लगता है कि संतुलन कैसे काम करता है। वो है संज्ञानात्मक ज्ञान। वाह, मतलब ये तो दिमाग की वायरिंग के हिसाब से सीखने का तरीका हुआ। बिल्कुल, और ये सिर्फ मनोविज्ञान पर नहीं बल्कि न्यूरोसाइंस पर आधारित है कि हमारा दिमाग असल में सीखता कैसे है। तो इस मॉडल में क्लासरूम असली में कैसा दिखता होगा? इस पेपर के मुताबिक कक्षा को 7 छोटी टीमों में बांट दिया जाता है। इन्हें मिनिएचर स्कूल कहते हैं, और हर टीम का नेतृत्व एक तक्षशिला टीचर करता है। सारी लर्निंग इन्हीं छोटी टीमों में होती है। और इन टीमों के अंदर होता क्या है? आपने ब्रेन पेज थ्योरी का जिक्र किया था। क्या ये सिर्फ नोट्स बनाने का कोई नया फैंसी तरीका है? नहीं, उससे कहीं ज्यादा। ब्रेन पेज थ्योरी इस पूरी प्रणाली का इंजन है। इसके हिसाब से छात्र सिर्फ सुनते नहीं हैं, बल्कि मोटर आधारित काम करके ब्रेन पेज बनाते हैं। ब्रेन पेज? हाँ, ये दिमाग में एक तरह की मॉड्यूलर मेमोरी यूनिट बनाने जैसा है। लक्ष्य है ज्ञान को किताब से सीधे दिमाग में उतारना। इसके लिए छात्र मैट्रिक्स बुक और स्पेक्ट्रम बुक जैसे खास उपकरणों का इस्तेमाल करते हैं। ये एक शारीरिक क्रिया है, लिखना, चित्र बनाना, जानकारी को व्यवस्थित करना, जो याददाश्त को मजबूत करती है। ये सुनने में बहुत व्यवस्थित है, पर क्या कहीं ये रचनात्मकता को खत्म तो नहीं कर देगा? ऐसा लग रहा है जैसे छात्रों को एक बहुत ही कठोर मशीन में फिट किया जा रहा हो। पहली नजर में ऐसा लग सकता है, लेकिन इस संरचना का एक मकसद है। इसे व्यवस्थित करने के लिए सॉटिम डायनामिक्स नाम का एक फ्रेमवर्क भी है। सॉटिम? ये तो काफी टेक्निकल लग रहा है। हाँ, SOTIM का मतलब है स्पेस, ऑब्जेक्ट, टाइम, इंस्टेंस और मॉड्यूल। आम भाषा में इसका क्या मतलब हुआ? आप इसे सीखने की रेसिपी की तरह समझ सकते हैं। ये तय करता है कि कौन सी सामग्री यानी ऑब्जेक्ट कहाँ रखनी है,
यानी स्पेस, उसे कितनी देर करना है यानी टाइम, और किस क्रम में करना है मतलब इंस्टेंस और मॉड्यूल, ताकि सही ज्ञान तैयार हो सके। अच्छा, तो ये अराजकता नहीं बल्कि एक बहुत ही संगठित कुशल प्रक्रिया है। बिल्कुल, एक तरह से ज्ञान निर्माण की असेंबली लाइन। ये सब सुनने में बहुत गहन लगता है। इस पूरी तरह से अलग प्रणाली को अपनाने का आखिर फायदा क्या बताया गया है? कोई स्कूल इतना बड़ा बदलाव क्यों ही करेगा? देखिए, इस पेपर में इसके 5 बड़े फायदे बताए गए हैं, जो सिर्फ एकेडमिक नहीं हैं। पहला तो है शैक्षणिक उत्कृष्टता। ये तो स्वाभाविक है, जब छात्र साथियों से और करके सीखते हैं तो उनकी समझ गहरी होती है। ठीक है, ये तो समझ में आता है, लेकिन मुझे लगता है बाकी फायदे ज्यादा चौंकाने वाले हैं। हाँ, बिल्कुल। दूसरा गुण है सुरक्षा में प्रशिक्षित योद्धा। एक मिनट, क्या योद्धा स्कूल में? ये तो शिक्षा ने कुछ और ही लग रहा है। हाँ, और यही ये मॉडल पारंपरिक शिक्षा से बहुत आगे निकल जाता है। इसका उद्देश्य सिर्फ अकादमिक ज्ञान देना नहीं है, बल्कि छात्रों में अनुशासन, आत्मनियमन, संघर्ष समाधान, ये सारे गुण विकसित करना भी है। पेपर में यहाँ तक आ गया है कि उन्हें बुनियादी सैन्य प्रशिक्षण भी दिया जाता है, ताकि वे जरूरत पड़ने पर देश की रक्षा कर सकें। तो ये सिर्फ एक अकादमिक मॉडल नहीं है, ये तो एक सामाजिक और शायद राष्ट्रीय इंजीनियरिंग का प्रोजेक्ट लगता है। शिक्षा को अकादमिक, औद्योगिक और राष्ट्रीय सुरक्षा से जोड़ना, ये तो बहुत बड़ा विचार है। आपने इसे बिल्कुल सही समझा। तीसरा गुण इसी से जुड़ा है, उद्योगों के लिए पेशेवर कौशल। क्योंकि छात्र टीमों में काम करते हैं, समय का प्रबंधन करते हैं, समस्याओं को हल करते हैं, तो वे ऐसे कौशल सीखते हैं जो सीधे इंडस्ट्री के लिए जरूरी हैं। मतलब वो पहले दिन से ही काम के लिए तैयार होते हैं। जी, ये छात्रों को एल्गोरिदम की तरह सोचना सिखाती है, जो अच्छी कोडिंग की नींव है। और इन सब का अर्थव्यवस्था पर क्या असर पड़ेगा? वही पांचवा और आखिरी गुण है अर्थव्यवस्था के लिए स्मार्ट कार्यबल। ये मॉडल ऐसे आत्मनिर्भर लोग तैयार करता है जो सिर्फ ज्ञान रखते नहीं, बल्कि उसे व्यवहारिक उत्पादन में बदल सकते हैं। और ऐसे ही लोग किसी भी ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था की रीढ़ होते हैं। ये फायदे तो बहुत महत्वाकांक्षी हैं, लेकिन इस पेपर में कुछ ऐसे दावे भी हैं जो सुनने में मतलब अविश्वसनीय से लगते हैं। चलिए अब उन पर बात करते हैं जो पारंपरिक शिक्षा की नींव पर ही सवाल उठाते हैं। हाँ, दावे काफी क्रांतिकारी हैं। सबसे पहला और शायद सबसे आकर्षक दावा है कोई होमवर्क नहीं। कोई होमवर्क नहीं, ये तो हर छात्र और अभिभावक का सपना लगता है। लेकिन क्या होमवर्क का मकसद सिर्फ अभ्यास नहीं होता? स्वतंत्र रूप से काम करने की आदत तो घर पे ही लगती है। क्या ये मॉडल उसे नजरअंदाज नहीं कर रहा? इस पेपर का तर्क बिल्कुल अलग है। वो कहते हैं कि होमवर्क की जरूरत ही इसलिए पड़ती है क्योंकि स्कूल में सीखना अधूरा रह जाता है। इस प्रणाली का मानना है कि सीखने और अभ्यास का सारा काम स्कूल के घंटों में ही उन मिनिएचर स्कूलों के अंदर बहुत कुशलता से पूरा हो जाता है। जब काम वहीं खत्म हो गया तो घर पर अतिरिक्त बोझ क्यों? ठीक है, अगर सिस्टम इतना कुशल है तो शायद ये संभव हो, लेकिन उम्र को लेकर भी एक बहुत बड़ा दावा है। 20 साल की उम्र तक मास्टर्स डिग्री, ये कैसे मुमकिन है? हाँ, ये दावा चौंकाने वाला है। पेपर का प्रस्ताव है कि इस मॉडल से छात्र 20 साल की उम्र तक अपनी पूरी शिक्षा केजी से मास्टर डिग्री और पेशेवर कौशल तक सब हासिल कर सकते हैं। पर कैसे? रटकर? नहीं, रटकर नहीं, बल्कि सीखने की गति और दक्षता को बढ़ाकर। क्योंकि ज्ञान किताब से दिमाग में ज्यादा तेजी से जा रहा है, तो अकादमिक प्रक्रिया भी तेज हो जाती है। इस शोध पत्र में पारंपरिक शिक्षण की बहुत तीखी आलोचना भी है। बहुत तीखी। एक जगह तो साफ साफ कहा गया है कि पारंपरिक शिक्षण स्कूल के घंटों की बर्बादी है। लेकिन इससे भी आगे जाकर ये एक न्यूरोसाइंटिफिक दावा करता है कि पारंपरिक शिक्षण छात्र के दिमाग के एमिगडाला को हाईजैक और हिप्पोकैम्पस को ब्लॉक कर देता है। वाह, ये तो पारंपरिक शिक्षा पर एक बहुत बड़ा आरोप है। एमिगडाला को हाईजैक करना, इसका मतलब तो ये हुआ कि हमारा मौजूदा सिस्टम बच्चों को सिखाने के बजाय उनके दिमाग को सीखने से रोक रहा है। ये बात तो हजम करना मुश्किल है। इसका तर्क ये है कि एमिगडाला हमारे दिमाग का भावनात्मक केंद्र है, जो डर और तनाव पर प्रतिक्रिया करता है। पारंपरिक क्लास का दबाव, जैसे सवाल का जवाब न दे पाने का डर, ये एमिगडाला को सक्रिय कर देता है। और जब ऐसा होता है तो ये हिप्पोकैम्पस, जो याददाश्त और सीखने के लिए जरूरी है, उसके काम में बाधा डालता है। अच्छा। जबकि लर्नोग्राफी का जो माहौल है, क्रिया आधारित, सहयोगी, वो इस तनाव को कम करता है।
जिससे दिमाग सीखने के लिए पूरी तरह से खुल जाता है। ये एक बहुत ही गंभीर बात है। बदमाशी या बुलिंग जैसी सामाजिक समस्याओं के बारे में भी कुछ कहा गया है इसमें। हाँ, एक और दिलचस्प दावा है कि ये प्रणाली बदमाशी को कम करती है। वो कैसे? तर्क ये है कि पारंपरिक कक्षा में शिक्षक बोलता है और छात्र सुनते हैं। ये माहौल दिमाग के मिरर न्यूरॉन्स को नकल करने वाले व्यवहार के लिए उकसा सकता है। लर्नोग्राफी में क्योंकि हर कोई अपने काम में लगा है, एक टीम का हिस्सा है, तो इस तरह के नकारात्मक व्यवहार की गुंजाइश कम हो जाती है। तो इस नई दुनिया में बड़े शिक्षक, मतलब जो पारंपरिक शिक्षक हैं, उनकी भूमिका क्या होगी? क्या वो अप्रासंगिक हो जाएंगे? नहीं, अप्रासंगिक नहीं, लेकिन उनकी भूमिका नाटकीय रूप से बदल जाएगी। वे ज्ञान के स्रोत या लेक्चरर नहीं रहेंगे, बल्कि सूत्रधार यानी फैसिलिटेटर बन जाएंगे। फैसिलिटेटर? हाँ, उनका मुख्य काम ब्रेन पेज का मूल्यांकन करना, मिनिएचर स्कूलों के काम का प्रबंधन करना और ये देखना होगा कि सीखने की प्रक्रिया सही दिशा में चल रही है। आप उन्हें एक ऑर्केस्ट्रा के एक कंडक्टर की तरह समझ सकते हैं, जो खुद कोई वाद्य नहीं बजाता, पर यह सुनिश्चित करता है कि हर कोई सही धुन में बजाए। तो इस सब का क्या मतलब निकलता है? ये शिक्षा की एक पूरी तरह से नई कल्पना है। ये शिक्षक केंद्रित मॉडल से छात्र चालित मॉडल की ओर एक बहुत बड़ा बदलाव है। निष्क्रिय सुनने से सक्रिय करने की ओर एक यात्रा। बिल्कुल। ये एक ऐसी प्रणाली का प्रस्ताव है जो मानती है कि सीखने की सबसे शक्तिशाली क्षमता वो खुद सीखने वाले के भीतर होती है, और तक्षशिला टीचर्स इसका सबसे बड़ा प्रतीक हैं। वे साबित करते हैं कि ज्ञान का प्रवाह सिर्फ ऊपर से नीचे नहीं होता, बल्कि साथियों के बीच सबसे प्रभावी ढंग से फैल सकता है। बिल्कुल, और ये हमें एक बहुत बड़े सवाल पर सोचने के लिए मजबूर करता है। ये पेपर बार बार इस बात पर जोर लेता है कि सीखना हमारे दिमाग की एक जैविक प्रक्रिया है, जिसे न्यूरोसाइंस के सिद्धांतों से बेहतर बनाया जा सकता है। हाँ, ये बात तो है। तो अगर ये सच है और सीखना वाकई में एक जैविक कार्य है, तो हमें सिर्फ स्कूलों के बारे में ही नहीं, बल्कि अपने दूसरे संस्थानों, हमारे दफ्तर, हमारी सरकारें, यहाँ तक कि हमारे परिवार के बारे में भी लंबे समय से चली आ रही किन धारणाओं पर न्यूरोसाइंस के नजरिए से फिर से विचार करने की जरूरत हो सकती है।